हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन में। दोस्तों, अभी जो हम लोग पढ़ाई करेंगे वो है सोशल साइंस का पॉलिटिकल साइंस। उसके हम लोग थर्ड चैप्टर जो हमारा है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, इस चैप्टर की पूरी पढ़ाई हम लोग आज के इस वीडियो में करेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ाने में हमको 2 पार्ट लगेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे आपको पूरे लोकतंत्र में जो आपको है क्या जनता की भूमिका है, ये सब के बारे में समझेंगे। और नेक्स्ट डे जो पढ़े समझेंगे उस दिन हम लोग राजनीतिक दल और इसके क्या कार्य है इसको समझेंगे। तो आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त सभी भी अच्छे से इस चैप्टर की पढ़ाई कर सके, क्योंकि आपको एक एक पॉइंट को इसमें अच्छे से बताई गई है और आपको इसमें बुक से कंडक्ट करके बताया जाएगा कि आपको बुक से कहां तक का क्वेश्चन अब आपसे बन जाएगा। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो के दौरान बताई जाएगी। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को का जो है आप लोग पिछले अध्याय में पढ़े होंगे लोकतंत्र में सत्ता का विभाजन क्यों आवश्यक है। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। तो इसमें सबसे पहले जो हम लोग को आप लोग को बुक में जो टॉपिक है वो है बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण। ये क्वेश्चन आपके बुक में भी दिया गया होगा कि बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे, लिखिए। तो हम लोग इसी क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को लेकर हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी हमारे साथ पूरे अंत तक बने रहेंगे क्योंकि आपको इस वीडियो में जितनी भी बातें बताई जाएगी वो आपके जो बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको 12 नंबर तक, आपके बुक के जो इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 12 नंबर तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे 5 नंबर तक के सॉल्व हो जाएंगे आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बिल्कुल आप लोग वीडियो को अंत तक दीजिएगा। आपको सारे क्वेश्चन का आपके बुक से जितना मैंने बताया वो सब मिल जाएगा। तो बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण। तो एक बात, अब सन 1971 में आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस मतलब गरीबी हटाओ का नारा देकर लोकसभा में बहुमत प्राप्त किया था। उस समय 1971 से पहले कांग्रेस का शासन था। तो वो जो है कांग्रेस जो है गरीबी हटाओ के नारे के साथ जो है लोकसभा में 1971 ईस्वी में बहुमत प्राप्त किया था। ये आप लोग जानते होंगे कि 1971 ईस्वी में जो है सत्तारूढ़ कांग्रेस जो समय कांग्रेस थे गरीबी हटाओ का नारा देकर लोकसभा में बहुमत प्राप्त किया था। लेकिन जो है सरकार जब सत्ता में आई थी तो देश की अर्थव्यवस्था और खराब होगी। ये जो 1971 में कांग्रेस जो है गरीबी हटाओ का नारा देके जो सत्ता में आई, इसमें जो है आपकी जो है देश की अर्थव्यवस्था और खराब हो गई। इसका सबसे बड़ा क्या कारण था, बांग्लादेश से आए शरणार्थी। बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए थे उस समय अमेरिका ने भी भारत को मिलने वाली सारी सहायता पर रोक लगा दी थी। ये सब छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण है क्योंकि उस समय बांग्लादेश जो एक अपना स्वतंत्र देश बन गया था तो वहां से बहुत सारे शरणार्थी आए थे और अर्थव्यवस्था भारत की और खराब हो चुकी थी। और उसी समय जो है अमेरिका, जो बांग्लादेश भारत से अलग हुआ तो उसी समय अमेरिका ने क्या किया, भारत को मिलने वाली सारी सहायता पर रोक लगा दी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और चरमरा गई। उसके बाद तब मार्च 1974 में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि, सत्ताधार दलों द्वारा जनता की उपेक्षा, संवैधानिक मूल्यों का ह्रास तथा कानून व्यवस्था के विरोध में किया गया था। यह आंदोलन जो है 1974 ईस्वी में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, जो चीज कांग्रेस कह के आई थी वो काम नहीं कर रही थी और बेरोजगारी बढ़ ही रही थी और उसका नारा था गरीबी हटाओ। तो महंगाई, बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि, सत्ताधार दलों का जनता की उपेक्षा, संवैधानिक मूल्यों का बहुत सारा ह्रास होने लगा और कानून व्यवस्था का इसमें विरोध होने लगा। तो ये था बिहार के छात्र आंदोलन का प्रमुख कारण। उसके बाद आपका हमारा आता है बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण में ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बच गए, ये भी आपको डिस्कस कर देता हूं। इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगर आपसे कोई पूछा कि बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था तो आप लिखेंगे जयप्रकाश नारायण ने। आप लोग जो इसे पिछले वाले स्लाइड में लिखे जो लिखा गया था आप लोग इतना लिखिएगा तो ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछता है। ये जितना आपको स्क्रीन पर दिख रहा है तो आपसे ये 2 नंबर आपको इस क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो आपको इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा अगर आपको लिखने की इच्छा जब 5 नंबर में पूछा तो इससे ज्यादा जो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं वो लिखेंगे। इस स्लाइड से अगर आपसे ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा तो इस स्लाइड में जितने लिख दिख रहे हैं
आप लोग उतना ही आंसर लिखेंगे बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ये चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं अभी, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, आपके बोर्ड एग्जाम के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरे बताई जाने वाले बातों को ध्यान से समझेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। तो अब हम लोग इस चैप्टर को समझ चुके हैं। अब हम अपने नेक्स्ट समझते हैं। इसी का जो आपको बता रहा था कि इस आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था। और ये बिहार एवं गुजरात से प्रारंभ होकर ये पूरे देश में फैल गया था। ये जो बिहार में जो छात्र आंदोलन था इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। ये आंदोलन बिहार एवं गुजरात से प्रारंभ होकर ये पूरे देश में फैल चुका था। और बिहार और गुजरात में क्या हुआ था, कांग्रेस विरोधी आंदोलन होने लगे थे। बिहार में और गुजरात में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस सरकार के उस समय दोनों जगह विरोध होने लगे थे, विरोधी आंदोलन होने लगे थे। इसके बाद सरकारी कर्मचारी भी उस स्टेट के गवर्नमेंट मतलब कांग्रेस सरकार का विरोध करने लगे थे। मतलब जो उस समय सरकार के जो कर्मचारी थे सरकारी, वो भी उस सरकार का विरोध करने लगे थे। तो आप लोग सिंपली कह सकते हैं बिहार और गुजरात में कांग्रेस विरोधी आंदोलन होने लगे थे। इसके बाद सरकारी कर्मचारी भी विरोध करने लगे थे। उसके बाद हमारा आया 12 जून 1975। आप लोग इस बात को ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आया हमारा 12 जून 1975। डेट आप लोग फिर से रिपीट करता हूँ, डेट अच्छे से याद रखेंगे। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक निर्णय देकर इंदिरा गांधी के निर्वाचन को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। जो इंदिरा गांधी उस समय निर्वाचन हुई थी उसको 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देके इंदिरा गांधी जिस क्षेत्र निर्वाचन लड़ी थी उसको असंवैधानिक करार दिया। और इस निर्णय के बाद यह स्पष्ट हो गया कि कानूनन इंदिरा गांधी सांसद नहीं रही, क्योंकि वो जो सांसद लड़ी थी वो उसका जो है गैर संवैधानिक था। तो इससे स्पष्ट हो गया कि इंदिरा गांधी जो है अब सांसद नहीं रही। उसके बाद हमारा आया दिल्ली के रामलीला मैदान में। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन कर जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी से इस्तीफा की मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा कर दी। 12 जून 1975 को जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया जिसमें जो है इंदिरा गांधी को निर्वाचन को असंवैधानिक करा दिया। तो इस निर्णय से क्या हो गया, हमारा इंदिरा गांधी जो है आपकी सांसद नहीं रही, क्योंकि वो जो निर्वाचन लड़ी थी वो असंवैधानिक थी और वो उस समय देश की प्रधानमंत्री के पद पर इंदिरा गांधी बैठी हुई थी। तो दिल्ली के जो है रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन कर जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग कर दी, जो वाजिब था। उसके बाद हमारा क्या हो गया, राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की जो है जयप्रकाश नारायण ने घोषणा कर दी। उन्होंने जो है इंदिरा गांधी जो है ये सभी को इस आंदोलन को अपने विरुद्ध एक षड्यंत्र मानते हुए 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी थी। अगर आपसे पूछा गया कि देश में आपातकाल कब घोषित किया गया था तो आप बताएंगे 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा की थी। तो ये सब जो उसके खिलाफ होने लगा, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो उसके संवैधानिक को और संवैधानिक करार दिया तो वो सांसद नहीं रही। उसके बाद जयप्रकाश नारायण ने उससे इस्तीफा की मांग कर दी। तो ये सभी जो है उसको जो है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट कब उसका निर्णय दिया था आपको 12 जून 1975, तो जस्ट उसके 13 दिन के बाद, जस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के 13 दिन के बाद जो है आपको इंदिरा गांधी जो है देश में आपातकाल लगा दी। तो इंदिरा गांधी ने इस आंदोलन के विरोध में एक षड्यंत्र मानते हुए, सभी चीज को एक षड्यंत्र मानते हुए अपने विरुद्ध 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी। और आपातकाल की घोषणा करते हुए जयप्रकाश नारायण सहित प्राय सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को जेल में डाल दिया गया। जो 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को यहाँ हमारे 25 जून 1975 को जो है इंदिरा गांधी ने जो देश में आपातकाल की घोषणा की, तो उसके बाद जो है सारे नेताओं जो उसमें घोषणा जो उसके विरुद्ध में थे जयप्रकाश नारायण से सभी राजनीतिक दल के नेताओं को क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। उसके बाद सरकार ने निवारक नजरबंदी का भी बड़े पैमाने पर दुरुपयोग प्रारंभ शुरू कर दिया, क्योंकि ये नजरबंदी जो होता है, निवारक नजरबंदी, इसमें जो है आपको जो है अधिनियमों के तहत राजनीतिक कार्य करता है। ये जो निवारक नजरबंदी है इसमें जो है जो आपके कर्मचारी होते हैं उस पर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए न्यायालयों में नहीं दे सकते थे। तो उस पर जो निवारक नजरबंदी का जो वो दुरुपयोग करने लगा, अगर वह उसका दुरुपयोग करने लगे, इसमें जो है क्या हुआ
कि राजनीतिक दल के जो नेता थे जिसको अरेस्ट किया गया था, गिरफ्तार कर दिया गया था, तो वो न्यायालय में भी अपनी रिपोर्ट को नहीं दाखिल कर सकते थे और अपनी गिरफ्तारी को चुनौती भी नहीं दे सकते थे। तो ये घटना थी हमारे 25 जून 1975 की, जिसमें इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दी थी। तो यह आपातकाल कितने दिनों चले थे? यह आपातकाल जो है 18 महीने, मतलब 1 साल 6 महीने तक यह आपातकाल लगी थी, जो 25 जून 1975 को। आप जान सकते हैं कि इंदिरा गांधी ने कितने दिनों तक देश में आपातकाल लगा के रखा था। तो यह आपातकाल हमारी 18 महीने चली थी, 1 साल 6 महीने। एक आप नोट करेंगे तो ये बहुत बड़ा साल है, और उतने दिन तक देश ने आपातकाल झेला था। और ये सभी नेताएं जो है वो 1 साल 6 महीने तक जेल में ही बंद थे। तो जैसे ही आपातकाल की अवधि समाप्त हुई, ये 18 महीने की जैसे ही आपातकाल अवधि समाप्त हुई, तो इसी अर्थ में जो 1977 का लोकसभा चुनाव को एक तरह आपातकाल जो अनुभवों को संबंध में जनमत संग्रह था। तो 18 महीने के आपातकाल के बाद जनवरी 1977 में जो है विपक्षी पार्टी ने एक पार्टी का गठन किया, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने जैसे ही आपातकाल खत्म किया, उन्होंने इंदिरा गांधी ने निर्वाचन की घोषणा कर दी। तो उसी समय जो 1977 में जितने भी विपक्षी पार्टी थे, उन्होंने एक जनता पार्टी का गठन किया। 1977 में विपक्षी पार्टी ने जनता पार्टी का गठन हुआ और 1977 में 542 सीटों में 330 सीटें पर जीत हासिल की थी। और इंदिरा गांधी स्वयं जिस रायबरेली और उनके पुत्र संजय गांधी जो अमेठी से चुनाव पराजित हो गए थे, जो उसका गढ़ माना जाता है इंदिरा गांधी, उन्होंने खुद अपना जिस सीट से चुनाव लड़ी थी उस सीट से हार गई थी, जिसको रायबरेली बोलते हैं। और उसके जो पुत्र संजय गांधी जो अमेठी से चुनाव लड़े थे, वो भी अपने पद से हार गए थे। तो अगर आपसे कोई पूछा कि विपक्षी पार्टी में जनता पार्टी का गठन कब हुआ था, तो आप लोग बताएंगे जनता पार्टी का गठन जो 1977 ईस्वी में हुआ था। और 1977 में जो है 542 सीटों में 330 सीटें पर जो है आपकी जो है जनता पार्टी जो है आपकी सीट चुनाव जीती थी। तो अब आप लोग समझ लिए होंगे कि ये राजनीति क्या थी और स्पर्धा किस तरह चाहिए। तो लेकिन फिर भी 1980 में, मतलब ये जो विपक्षी पार्टी ने जो गठन हुआ था, ये जो है बेसी दिन तक अपनी सरकार को नहीं चला पाई। और 1980 में जो है आपको पुनः इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। तो मतलब 1977 में जो चुनाव हुआ, तो लोकतंत्र में ये जो इंदिरा गांधी सरकार गठन किया, तो ये जो है पराजय कर लिया, लेकिन ये बेसी दिनों तक ये नहीं अपने कार्यकाल को चला पाया और ये जो है हार गया। तो 1977 में जनता पार्टी का गठन और इसकी समाप्ति का भी प्रभाव भारतीय लोकतंत्र पर पड़ा। 1980 में पुनः इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री बनी। और ये जो आप बता सकते हैं, तो ये भारतीय लोकतंत्र की कार्यशैली का एक बढ़िया उदाहरण है कि एक बार हारी, फिर दूसरे को जीता और फिर वह जीती। तो ये जो है आपको क्या कराता है, कार्यशैली का एक बढ़िया उदाहरण। तो आप अब इसको समझ गए होंगे। तो अगर आपसे पूछा था, आप लोग इतनी बातों को ध्यान सकता है और इससे आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। अगर आपको इंटरेस्ट लग रही होगी तो मैं आपको यहाँ तक में कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, अगर आप अपने बुक उल्टा कर रखे होंगे तो मैं आपको यहाँ तक में जो भी बच्चे आपसे बनेंगे मैं वो सभी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपसे पहला बनेगा, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति किस लिए जाना जाता था? आप लोग आंसर दे सकते हैं, देश के अंदर आपातकाल लागू करने के लिए। उसके बाद भारतीय लोकतंत्र में सत्ता विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था? तो आप लोग आंसर दे सकते हैं 1977 के दशक में। उसके बाद बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग जो है मैं इसका ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा, लेकिन आपको बता देता हूँ कि यहाँ तक थ्योरी से कितना ऑब्जेक्टिव बन रहा है। उसके बाद भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? जैसा कि आप लोग जान रहे हैं अभी, जनता पार्टी को। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का चिपको आंदोलन, क्योंकि हमको आज ये खत्म करना है और नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक दल के बारे में और इसके बेनिफिट्स, इसके हानि के बारे में। तो चिपको आंदोलन, आप लोग इसके भाषा को समझे भी होंगे और कभी पढ़े भी होंगे। चलिए अब हम लोग चिपको आंदोलन के बारे में समझते हैं। तो चिपको आंदोलन का जो है प्रारंभ उत्तराखंड के 2-3 गांव से हुआ था। चिपको आंदोलन का जो प्रारंभ है कहाँ से हुआ था? उत्तराखंड के 2-3 गांवों से इसका जो है आरंभ हुआ था। ये आरंभ क्यों हुआ था? तो गांव वालों ने वन विभाग से निवेदन किया था कि खेती बाड़ी के औजारों के बनाने के लिए उन्हें आंगू के पेड़ काटने की अनुमति दी जाए।
गांव वाले जो है, जितने भी गांव वाले थे उस समय, दो तीन गांव वाले, वो जो है खेती बाड़ी के औजार के लिए उन्होंने अंगू के पेड़ काटने के लिए अनुमति मांगी गई थी। आप लोग नाम रखेंगे, क्या याद रखेंगे, अंगू के पेड़। इस पेड़ को काटने के लिए जो है गांव वाले ने वन विभाग से अनुमति मांगी थी अंगू के पेड़ काटने के लिए। तो वन विभाग ने गांव वालों को पेड़ काटने की अनुमति नहीं देके खेत सामग्री के निर्माताओं को व्यवसायिक प्रयोग के लिए वो अंगू का पेड़ आवंटित कर दिया। तो इसी में जो है चिपको आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय निभाई थी। तो ये जो है आपको वन विभाग ने गांव वालों को पेड़ काटने की अनुमति नहीं देके खेत सामग्री जितने भी निर्माता थे वो व्यवसायिक प्रयोग के लिए आवंटित कर दिया गया। तो वो सभी व्यवसाय के लिए प्रयोग कर दिया। तो इससे जो है महिलाओं लोग जो है पेड़ से चिपक कर, पेड़ को काटने से बचाने के लिए, उससे चिपक कर पेड़ को कटने से बचाने के लिए अपनी भूमिका निभाई। तो इस आंदोलन में किसका सक्रिय था? क्योंकि महिलाएं ही आर्थिक तंगी से ज्यादा परेशानी थी। इसी में चिपको आंदोलन एक अगर आपसे पूछा कि चिपको आंदोलन क्या है तो आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा आंदोलन था। यह वर्तमान राज्य उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ था तथा इस आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। अगर आपसे पूछा चिपको आंदोलन क्या है, क्योंकि आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन नंबर मैं बता देता हूं ताकि आप लोगों को डॉट क्लियर होगा, आप लोग समझ जाए कि क्वेश्चन नंबर है हमारा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या थे? चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या था? 2 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग 2 नंबर क्वेश्चन की ओर पढ़ रहे हैं। तो चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य आप लोग लिख सकते हैं चिपको आंदोलन, यहाँ स्पेलिंग गलती आप लोग सुधार लेंगे। चिपको आंदोलन क्या था? पर्यावरण रक्षा आंदोलन था और यह वर्तमान राज्य कहाँ से? उत्तराखंड से प्रारंभ हुआ था। और इस आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। इस आंदोलन में क्या हुआ था? महिलाओं ने वृक्षों की कटाई के विरोध में पेड़ से चिपक कर पेड़ों की रक्षा की। इस आंदोलन के 15 वर्षों के लिए हिमालय क्षेत्र में पेड़ की कटाई रुक गई थी। ये जो आंदोलन हुआ था चिपको आंदोलन, इसके बाद इस चिपको आंदोलन 15 वर्षों तक, 15 साल तक हिमालय के जो क्षेत्र थे इसमें पेड़ों की कटाई पर क्या हो गई? रोक लगा दी गई। और यह आंदोलन 1970 के दशक में और उसके बाद कुछ देश के बड़े हिस्सों में उत्पन्न जन आंदोलन का एक प्रतीक बन गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, दलित पैंथर्स क्या है। आप लोग बुक में पेज नंबर 75 निकालेंगे तो आपको वहां मिलेगा दलित पैंथर्स। दलित पैंथर्स क्या था? तो अगर आपको मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि अगर इस टॉपिक पढ़े आप लोग, इससे क्या आंसर मिलेगा। तो आपको था क्वेश्चन है एक, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किसके संबंधित है? तो आप लोग बताएंगे अंगू के पेड़ काटने से। तो आप लोग बता सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं दलित पैंथर्स। दलित पैंथर्स के बारे में समझते हैं, ये आखिर क्या होता है, ये नाम क्या है, ये टॉपिक क्या है, इसको हम लोग समझ सकते हैं। मैं आपको एक टॉपिक लेकर आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका एक डॉट्स क्लियर हो। और आप इसी तरह से हमारे रोज 8 PM क्लास ज्वाइन करेंगे तो आप इसी तरह से आपका डॉट प्रत्येक चैप्टर का क्लियर होते जाएगा। मैं आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि थ्योरी की भी इसी तरह से कंसल्ट कराता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से याद कर सके और अच्छे से समझ सके और एक एक क्वेश्चन आप लोगों से बनने लगे। तो दलित पैंथर्स क्या है? तो दलित पैंथर्स महाराष्ट्र के दलितों के एक सामाजिक आर्थिक बदलाव से संबंधित है। कहाँ के? महाराष्ट्र के दलितों के, महाराष्ट्र के जो दलित थे उसके सामाजिक आर्थिक बदलावों से संबंधित है। कौन? दलित पैंथर्स। तो 1972 में महाराष्ट्र के दलित युवाओं ने दलित हितों की दावेदारी के लिए एक संगठन बनाया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? दलित पैंथर्स। कब? 1972 ईस्वी में। तो आप लोग इसको समझ लेंगे, दलित पैंथर्स महाराष्ट्र के दलितों के एक सामाजिक आर्थिक बदलाव के साथ संबंधित है। 1972 में महाराष्ट्र के दलित युवाओं ने दलित हितों के दावेदारी के लिए, दलित के हितों का दावेदारी के लिए 1972 में एक संगठन बनाया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दलित पैंथर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार किसान यूनियन की मुख्य मांगे। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बिहार किसान यूनियन की मुख्य मांगे। अगर आप लोग अपने बुक में क्वेश्चन उल्टाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कि बिहार में किसान यूनियन की मुख्य मांगे क्या है। और ये क्वेश्चन आपसे बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है कि बिहार में किसान यूनियन की मुख्य मांगे को लिखिए। ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन आपके बुक से। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से समझने के लिए ज्यादा ही जरूरी है। और इसे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका है वो है 7 नंबर, इस चैप्टर से रिलेटेड भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख मांगे क्या थी, इससे आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे। आपसे ये सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे जितने आपको बताए गए हैं।
तो आप लोगों के लिए थ्योरी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके सारे बुक के सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं गारंटेड लेता हूं कि अगर आप मेरे इस वीडियो को पूरे अंत तक देखेंगे तो आपको सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट समझते हैं भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे क्या सब थी। तो गन्ने और गेहूं के सरकारी मूल्य में बढ़ोतरी करना। भारतीय किसान यूनियन की तरफ क्या मांगे थी कि गन्ने और गेहूं के सरकारी मूल्यों में बढ़ोतरी करना। दूसरा जो इसकी मांगे थे वो थे कृषि से संबंधित उत्पादों को अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगी पाबंदियों को समाप्त करना। कृषि से संबंधित जो उत्पाद थे इसको अंतर्राज्यीय एक राज्य से दूसरे ले जाने में आवाजाही जो थी इस पर जो लगी पाबंदी इसको समाप्त किया जाए। उसके बाद समुचित दर पर गारंटी यूज बिजली आपूर्ति करना, किसानों के बकाये कर्ज माफ करना, किसानों के लिए पेंशन योजना लागू करना। और इस आंदोलन के जो प्रमुख थे वो महेंद्र सिंह टेबेट थे। इस आंदोलन के प्रमुख जो क्या नाम है, महेंद्र सिंह टेबेट। इस आंदोलन के जो प्रमुख है वो है महेंद्र सिंह टेबेट। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 आपकी जो टोटल 1 2 3 4 5 जो आपके ये किसान यूनियन की मुख्य मांगे थे आपसे पास में मिल सकता है। पहले में लिखेंगे गन्ने और गेहूं की सरकारी मूल्य में बढ़ोतरी करना। दूसरा लिखेंगे कृषि से संबंधित जो अंतर्राज्यीय आवाजाही पर रोक है उसको हटा लिया जाए। उसके बाद समुचित दर पर गारंटी बिजली आपूर्ति करना। उसके किसानों के बकाये कर्ज को माफ करना और किसानों के लिए पेंशन योजना लागू करना। और ये जो भारतीय किसान यूनियन के जो प्रमुख थे वो थे महेंद्र सिंह टेबेट। इस आंदोलन के प्रमुख कौन थे, महेंद्र सिंह टेबेट। तो अब हम लोग समझते हैं ताड़ी विरोधी आंदोलन। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या थे। ताड़ी विरोधी आंदोलन हम लोग इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा जल्दी में खत्म करते हैं ताकि आप लोगों के भी टाइम से ये चैप्टर खत्म हो जाए। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पहले से फिक्स करके रखे हैं कि हम लोग राजनीतिक दल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग राजनीतिक दल के बारे में पढ़ने से पहले इसमें जितने भी 2 टॉपिक और बचे हैं, पहला आपका ताड़ी विरोधी आंदोलन, उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन, उसके बाद सूचना का अधिकार आंदोलन और एक आपको बचता है लोकतंत्र का संघर्ष। तो ये सभी 3-4 टॉपिक बचे हैं जिसको हम लोग को 5 मिनट के अंदर में एंड करना है। तो हम लोग 5 मिनट में कोशिश करेंगे इसको खत्म कर दे। ताड़ी विरोधी आंदोलन तो दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश, दक्षिण राज्य कहाँ, दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश के एक ताड़ी विरोधी आंदोलन वहां की महिलाओं के अस्पर्धु आंदोलन था। ये कहाँ का था, दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में ताड़ी विरोध। कहाँ तो दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में ताड़ी विरोधी आंदोलन हुआ था। किसलिए, वहां के महिलाओं के स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। उसके बाद इस आंदोलन के जरिए महिलाएं अपने आस पड़ोस में मंदिरा की बिक्री पर पाबंदी की मांग कर रही थी। इस आंदोलन के जरिए क्या कहते हैं, महिलाएं जो थी वो अपने आस पड़ोस में जो है मंदिरा की बिक्री पर क्या लगा रही थी, पाबंदी लगा रही थी। तो ये था हमारा ताड़ी विरोधी आंदोलन। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश के ताड़ी विरोधी में शुरू हुआ था। उसके बाद इस आंदोलन के जरिए महिलाएं अपने आस पड़ोस में मंदिरा की बिक्री पर पाबंदी की मांग कर रही थी। अब नेक्स्ट हमारा है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा घाटी परियोजना के तहत 3 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। नर्मदा घाटी परियोजना से किसका संबंध है, 3 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। आप लोग इस तीनों नाम को याद रखेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये तीनों संबंधित है कहां से, नर्मदा घाटी परियोजना के तहत। उसका इसमें नर्मदा नदी पर बांधों के लिए होता है। इसमें क्या होता है, इसमें नर्मदा नदी पर बांधों के लिए तटबंध बनाए जाते हैं। तो नर्मदा नदी घाटी परियोजना से कहां से जुड़ी हुई है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से। अब नेक्स्ट हमारा सूचना के अधिकार आंदोलन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सूचना के अधिकार आंदोलन। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत जो 1990 ईस्वी में, सूचना का जो अधिकार आंदोलन था इसकी शुरुआत 1990 ईस्वी में राजस्थान के एक अति पिछड़े क्षेत्र भीम तहसील में सर्वप्रथम उठाई थी। इस सूचना का जो अधिकार आंदोलन है इसकी सबसे पहली शुरुआत किसने की थी, 1990 में राजस्थान के एक अति पिछड़े क्षेत्र भीम तहसील ने सर्वप्रथम उठाई थी। इसके बाद 2004 में सूचना संबंधित अधिकार संबंधित एक विधेयक 2004 में क्या हुआ, 2004 में सूचना से संबंधित एक विधेयक संसद में उपस्थित किया गया जिसे जून 2005 में उपराष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति की स्वीकृति पाकर अधिनियम का रूप धारण कर लिया। 2004 में जो है सूचना का अधिकार जो है विधेयक संसद में पारित हुआ था। अगर आपसे पूछा कि ये जो हमारा कानून है सूचना का अधिकार ये कब बना था, तो आप लोग बताएंगे जून 2005 में, क्योंकि 2004 में जो एक विधेयक उपस्थित हुआ था और जब तक इसे राष्ट्रपति का मोहर नहीं लगता है तब तक ये एक अधिनियम मतलब कानून नहीं बनता है। तो इसकी जो ये जो कानून बना था
सूचना का अधिकार कानून ये हमारे जून 2005 में बना था। 2005-4 में सिर्फ इसका एक विधेयक संसद में उपस्थित किया गया था कि सूचना अधिकार होना चाहिए, एक प्रकार का विधेयक था। बाद में इसको राष्ट्रपति का मुहर जब लगा तो ये था हमारा जून 2005। अब है हमारा सूचना के अधिकार के मुख्य उद्देश्य। इस अधिकार के मुख्य उद्देश्य क्या थे, मतलब सूचना का जो अधिकार है इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो सूचना के अधिकार का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाने, सरकार के कार्य को पारदर्शिता लाने के लिए, उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए, और यह कानून नागरिकों को सरकार के गतिविधियों के बारे में जानकारी लेने का अधिकार देता है। यह कानून क्या कहता है, नागरिकों को जो है सरकार के हमारे गवर्नमेंट क्या काम कर रहे हैं हमारे लिए, इसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी लेने के लिए हमको अधिकार देता है। कौन, सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार इसका शॉर्ट फॉर्म होता है आरटीआई। आप लोग सुने भी होंगे इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। पहले आप लोग देंगे इस सूचना का अधिकार मूल्य उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाने में, सरकार के कार्य को पारदर्शिता दिखाने में, उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए। उसके बाद यह कानून नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी लेने का भी अधिकार देता है। अब हमारे आज का लास्ट टॉपिक है जो नेक्स्ट हम लोग समझेंगे वो है नेपाल का लोकतांत्रिक आंदोलन। आज की क्लास का जो लोगों का लास्ट टॉपिक है वो है नेपाल में लोकतांत्रिक आंदोलन। तो नेपाल में लोकतांत्रिक आंदोलन जो है इसका उद्देश्य राजा को अपने आदेशों को वापस लेने के लिए विवश करना था। नेपाल में जो लोकतांत्रिक आंदोलन का जो उद्देश्य था वो क्या था, राजा जो उसके वहां के फैसला लिए थे उसको अपने आदेशों को वापस लेने के लिए विवश करना था। तो नेपाल में लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ था। नेपाल में लोकतंत्र कब कायम होता है, नेपाल में जो लोकतंत्र है वो 1990 के दशक में कायम हुआ था। इस समय वहां का राजा औपचारिक रूप से राज का प्रधान होता था, लेकिन वास्तविक सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में होता था। ये जो नेपाल में जो 1990 के दशक में कायम हुआ उस समय वहां के राजा जो है औपचारिक रूप से वहां का जो राजा था किस रूप से, औपचारिक रूप से राज का प्रधान होता था। औपचारिक मतलब कोई कामकाज नहीं देखता था लेकिन वहां का प्रधान होता था, लेकिन वास्तविक सत्ता का प्रयोग किसके द्वारा होता था, जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में होता था। ऐसे संवैधानिक राजतंत्र को ऐसे संवैधानिक जो राजतंत्र के जो राजा थे उसका नाम था वीरेंद्र ने स्वीकार किया, लेकिन उसकी हत्या के बाद राजा ज्ञानेंद्र ने उसको यह नहीं स्वीकारा और 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन निर्वाचित को भी भंग कर दिया। तो वहां जो जनता थे उसने क्या किया, उस समय एक औपचारिक ऐलान हो गया था। औपचारिक तौर पर राजा रहता था, राजा एक प्रधान रहता था, लेकिन वास्तविक सत्ता का प्रयोग क्या होता था, जनता के द्वारा निर्वाचन हाथों में। लेकिन जो है राजा वीरेंद्र जो था ये इस तरह के संवैधानिक पद का स्वीकार किया, लेकिन उसकी हत्या के बाद जो हुआ था उसके बाद राजा ज्ञानेंद्र जो बना उसको यह नहीं स्वीकारे और 2015 में जो है ज्ञानेंद्र ने क्या किया, तत्कालीन निर्वाचित जो समय चुनाव हुए थे उसको भी भंग कर दिया। उसके बाद जो है उसको चुनाव भंग किया तो वहां अप्रैल में एक आंदोलन खड़ा हुआ जिसका एक उद्देश्य था कि शासन के बागडोर राजा के हाथ से लेकर जनता के हाथ में सौंपना। कब हुआ था, अप्रैल 2006 में। उसके बाद नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए वहां के सांसद ने सभी राजनीतिक दलों से मिलकर एक गठबंधन बनाया जिसे हम लोग सर्वदलीय गठबंधन के नाम से भी जानते हैं। तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्या हुआ, वहां के सांसद ने क्या किए, सभी बड़े राजनीतिक दल से मिलकर एक गठबंधन बनाया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वदलीय गठबंधन के नाम से जानते हैं। इसके बाद 24 अप्रैल 2006 को राजा ज्ञानेंद्र ने सर्वदलीय सरकार को एक नई संविधान सभा का गठन करने को स्वीकार किया। उसके बाद कब हुआ, 24 अप्रैल 2006 को राजा ज्ञानेंद्र ने सर्वदलीय सरकार की एक नई संवैधानिक सभा को गठन का स्वीकार किया। तो आज के जो है हम लोग वीडियो को क्लास को यहीं रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे राजनीतिक दल और उसके कार्य। इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, राजनीतिक दल और उसके कार्य, और ये आपका लास्ट क्लास होगा कल के इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर के क्लास में हम लोग कल राजनीतिक दल और इसके कार्य के बारे में पढ़ने वाले जो हम लोग कल 8 बजे शाम में पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त सब भी इस वीडियो को देख सके। उसके बाद आते हैं हम लोग 1 मिनट आप लोगों का और लेना चाहते हैं कि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव आप लोग कहाँ से बन सकता है। तो आप लोग अपने अगर बुक में ऑब्जेक्टिव उल्टाएंगे तो आप लोगों को 12 नंबर तक ऑब्जेक्टिव आप लोगों से बन सकता है। जो 12 नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा है, नेपाल में सर्वदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो यहाँ तक आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मात्र आपको एक क्वेश्चन छोड़ा के, मतलब आपसे 1 नंबर बन सकता है, 2 नंबर भी बन सकता है,
4 नंबर ये बन सकता है और 5 नंबर, ये 4 क्वेश्चन आपसे आज की क्लास से बन सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं रखते हैं। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल शाम में 8 बजे। उससे पहले आप लोग टेस्ट के लिए भी तैयार रहेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।